व्यक्ति किसी महिला को पटक करके एक हाथ से जहर कैसे खिलाए? सर आई विटनेस है डायरेक्ट। हाँ। बेटा डायरेक्ट। ये तो अब आपको कोचिंग क्लास सुनना चला रहे हैं आप। नहीं मालूम। ये बताइए। माइलोड इसमें हमने एक आईए लगाया हुआ है 6922/24। 6922 की जी, इसमें हमने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। क्या दस्तावेज है वो? सर, ये विकलांगता के संबंध में है अभियुक्त के। क्या विकलांगता है? ये इसमें 80% विकलांगता है इसको, राइट आर्म में। इसका ओरिजिनल ये है, उसमें मैंने फोटोकॉपी लगाया हूँ। जी जी क्या बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति किसी महिला को पटक करके एक हाथ से जहर कैसे खिलाए? जी जी, किस तारीख को जारी हुआ है ये विकलांगता? ये माननीय न्यायालय जारी हुआ है 19/10/2013। 29/11/2013। है। नहीं, 03 लिखा कुछ है। हाँ, 013 जी 2013 है माननीय न्यायालय। ये सर्टिफिकेट नंबर 14644। जी जी, आपकी पहली एप्लीकेशन है क्या? नहीं ये थर्ड है। हाँ, पहली का मेरिट में कब डिसाइड हुई? नहीं, ये दोनों डिसमिस विथड्रा हुई है, डिसमिस नॉट ट्रेस हुई है। तो तब आपको नहीं मालूम था कि उसको 80% इम्प्यूटेशन है? नहीं, एक्चुअल मैं इसमें नया उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मिस अर्चना तिवारी उपस्थित थी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयपुर पुड़िया डाल के डायरेक्ट। हरा नहीं, जयपुर पुड़िया डाल के पिला दी। सर आई विटनेस है डायरेक्ट। हाँ। बेटा डायरेक्ट आई। हाँ, जहर की पुड़िया डाल के पिलाया है ना पानी में। जी सर, वो भी पॉजिटिव हुआ है। हाँ? रासायनिक विष पाया गया, वो भी आ गया। हाँ। उसके बेटे ने देखा है। एक हाथ का क्या काम है? एक हाथ और दो हाथ की कहाँ जरूरत पड़ती है रासायनिक विष मिलाने के लिए पानी में? नहीं, किसी को पटक के जहर पिलाना मतलब उसका चबड़ा बंद हो और उसको एक हाथ से जहर डालना, दूसरे हाथ से चबड़ा खोलना मुश्किल है। संभव है ये, लेकिन एक हाथ से संभव नहीं। आपका रिश्ता क्या था मृतिका से? आप पत्नी थी। पत्नी थी, तो उसमें कोई चीज आप पीने के लिए देंगे तो उसको जबरदस्ती जबड़ा नहीं, पकड़नी है? मारपीट की बात है, मारपीट के बाद पिलाया है। ठीक है, चलिएगा और बताइएगा। जी, माननीय न्यायालय ये जजमेंट के पैरा नंबर 3 में देखेंगे। पढ़िए। अभियोजन कहानी सारांशता इस प्रकार है कि दिनांक 14/1/2015 को थाना बारह सिवनी में ललिता बाई पति राजू चौहान के शासकीय अस्पताल में बारह सिवनी में जहरीली वस्तु के सेवन से अस्पताल में भर्ती रहने की सूचना प्रदर्श 16 की प्राप्त हुई, जिसकी जांच हेतु अस्पताल पहुंचने पर मृतका का कथन देने में सक्षम नहीं होना पाया गया। ललिता बाई की 11:45 बजे मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु की सूचना चिकित्सक अरुण कुमार अभियोजन साक्ष्य 19 प्रदर्श P18 के द्वारा पुलिस थाना वाराणसी को भेजी गई थी, जिस पर प्रदर्श B20 का मर्ग सूचना लिखबद्ध की गई तथा मर्ग की जांच के दौरान पाया गया कि मृतका ललिता बाई को उसके पति अभियुक्त राजू उर्फ राजेश पूर्व से ही मारपीट करता था, जिसकी जानकारी मृतका ललिता ने अपने परिवार के लोगों को दी थी। घटना दिनांक 14/1/2015 को अभियुक्त राजू अपने पुत्र विवेक को दादी के यहाँ से राशन कार्ड लाने की बात से मारपीट कर रहा था। माननीय न्यायालय, यहाँ मारपीट बच्चे के साथ हो रही थी। जी। अब इंटेंशन और मोटिव की बात करूंगा मैं। जी। विवेक को दादी के यहाँ के राशन कार्ड लाने से मारपीट। मृतका ललिता द्वारा पुत्र विवेक के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट किए जाने के कारण बीच बचाव किया गया। पुत्र को पिटाई हो रही थी तो माँ बीच में आ गई, उसके दौरान इनसे भी बात होने लगी, जिस पर अभियुक्त राजू द्वारा मृतिका ललिता को डंडे एवं लात घूंस मारपीट की एवं मृतिका को ललिता को अभियुक्त ने जहर की पुड़िया पाउडर मुंह में डालकर ऊपर से पानी पिला दिया। माननीय न्यायालय, ये 80% विकलांग व्यक्ति है। जी। एक 4 इंच का जो इनने आर्टिकल जब्त किया है, 4 इंच का डंडा, उससे मृतिका को मारपीट करता है और मृतिका को पटक करके एक हाथ से उसको जहर भी खिला देता है, उसका मुंह भी खोल देता है और पानी भी पिला देता है। आपका लड़का क्यों आपके खिलाफ बोल रहा है ये? वो मैं बताऊंगा उसमें, पहले इसमें आ जाएं।
इसमें मेमोरेंडम कथन बनाए। जी। एग्जिबिट। जी एक सेकंड। एग्जीक्यूट P10 है माननीय। जी। P10 ये लगा हुआ ना P10 तो इसमें मेमोरेंडम कथन बना है 6:30 16/1/2015 को, P10 जबकि इनकी गिरफ्तारी हुई है ये ब्रदर्स P12 एग्जिबिट P9। इसमें गिरफ्तारी के समय है 17:40, मतलब 5:40। जी। मेमोरेंडम कथन लेने के पूर्व ही गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मेमोरेंडम कथन लिया गया। दैट इज कस्टडी ऑफ 25 स्टडी में होता है। एविडेंस एक्ट। P10 बोल रहे सर ये पढ़ेंगे। मनी नैयर PW19 जो डॉक्टर हैं, इन्होंने अपने कथन में बताया है पैरा नंबर 4 में, मैं पढ़ना चाहूंगा। पैरा नंबर 4 जी। जी पढ़ी। परिजनों के बताए अनुसार मरीज ने किसी जहरीली वस्तु का सेवन किया है। किसी जहरीली वस्तु का सेवन किया है, जी। ऐसा डॉक्टर को इन लोगों ने बताया था। सेवन किया है और खिलाए में जमीन आसमान का अंतर। साथ ही ये एग्जिबिट P29 सर, इसमें ये जो दरखास्त वास्ते मुलाहिजा जख्मी शख्स, ये एग्जिबिट है P29। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस मुकदमे के बारे में मुख्तसर कैफियत जो इस वक्त मालूम है, नीचे लिखी उक्त महिला जहरीली वस्तु के सेवन। देखने तो दीजिए P29 तक तो पहुंचने जी दीजिए। जी जी। क्या है P29? दरख्वास्त वास्ते मुलाहिजा जख्मी शख्स। ये 19 आ गई, ये P28 आ गई। ये 29 कहाँ चला गया और आगे की क्या बड़ी की दुर्गति करते हैं। एक मुनाहिजा आवेदन P17 17 के सामने 17 के साथ में ये देखो तो रियल मोड
जी, इसमें आया है कि उक्त महिला जहरीली वस्तु के सेवन करने से अस्पताल में भर्ती हुई है। जी, यहाँ भी सेवन आया है। एक मिनट रुक ऐसा- जाइए, एक जी। मिनट रुक जाइए। उसमें थोड़ी डिफरेंस है। कौन देख रहा है? रॉड वाइल बट मैं उधर से बावन नंबर का कांस्टेबल लेकर आए, उसको क्या मानना? सर इसने कल चाल लिया था इनकी बात तो ये लेकर अस्पताल आ गए ना हम लोग हैं? आपकी देखने में कोई जरूरत ना हो जाए तो जो घर का जो व्यक्ति है जिम्मेदार व्यक्ति वो लेकर आएगा ना अस्पताल में। वो आएगा रास्ता में दीदी ने पता इसका पता ना भाई को बेटा कह रहा है हाँ, नीचे बेटा क्यों किसानों के छोटा मोटा नहीं 12 साल का देखिए सब सेंटर एक ऑफ से रहा इसका पापा शटर खुले लेता है लेकिन तुम कहाँ चले अरे फिर आदमी खाना एयरपोर्ट पे नहीं चलने उसके बात कोई नहीं सर अच्छी पोजीशन को पैसा नॉन करोगे ये वो लोग टेकन टू द हॉस्पिटल लीजेस इसका जो कंडक्ट है ये डाउटफुल है मना कर जी और बताइए। जी, इसमें इसी के साथ में ये जो 100 परीक्षा के लिए आवेदन दिया है उसमें भी यही बात आई है कि जहरीली वस्तु के सेवन से। इसमें ये बात अवश्य है कि इसने लड़ाई झगड़े के कारण मारपीट की थी। इसका कंडक्ट ये है जी। कि अगर उस महिला ने खुद जहर पी लिया था जी। तो वो उसको अस्पताल ले जाता, लड़का कह रहा है उसे शटर बंद कर लिया और जब पुलिस आई तब शटर खोला और जब पुलिस अंदर गई तो पाया कि उसकी मां मृत थी, फिर अस्पताल ले गए। नहीं, मां मृत नहीं थी, मृत तो अस्पताल में हुई। इस पर डॉक्टर ने बताया है कि चलिए ठीक है, हाँ। मृत नहीं थी, हिलडुल नहीं रही थी, जी। ठीक है। तो इनका कंडक्ट क्या था? ये वहां पर थे, घर में मौजूद थे। अब इनका कंडक्ट जो भी मतलब उस समय रहा हो, शायद नशे की हालत में, शायद ऐसा कुछ आया है कि नशे की ऐसा आया है क्या कि नशे की हालत में थे? ऐसा है उसमें कहाँ है डॉक्टर बताइए। बयान में, लड़के के बयान में आया है कि लड़के के बयान को मारपीट कर रहा था, छोड़िए। सुबह से दारू पी रहा था। चलिए तो दूसरे वाले लड़के के उस बयान में आया है। जी। तो ये ऐसा हो सकता है कि दारू के नशे में ऐसा। we are not hearing this case on probabilities. जी If there is positive evidence, please show us. जी जी जी,
अब इसमें ये एग्जिबिट 26 है माननीय न्यायालय। ठीक 26 में क्या है? जी, इसमें ये सब लोग खड़े हुए हैं शव परीक्षण के दौरान, परिवार के जन। जी उसमें भी परिवार के जन ने भी यही बताया है कि जहरीली की वस्तु के सेवन से ऐसा हुआ है। ठीक है, वो परिवार के ऊपर विपत्ति थी, बहू चली गई, लड़के को फंसा दे, नहीं, क्या बहू करें? नहीं, उनकी बहन थी, उनका जीजा था, मृतका की सगी बहन, सगा जीजा, ठीक है, ये सब लोग उपस्थित थे। तो इसमें यहाँ तक तो बात ये क्लियर थी कि उसमें जहर खाने के कारण वो अस्पताल में भर्ती हुई। वी आर नॉट कन्विंस्ड। व्हाट्स योर गुड नेम? राजेश अवस्थी। राजेश अवस्थी। क्या करना है इसको, मेरिट पे चाहिए कि नहीं, withdraw अभी करना मैं सुनाऊंगा माननीय न्यायालय, मेरिट पे ही सुना है? रहा हाँ हूं। ठीक है, मेरिट पे जी। सुनाइए। चलिए। ये 10:20 से लेकर 11:30 बजे तक जहरीली वस्तु का सेवन ही आया है। जी। उसके पश्चात जब ये मृतिका का शव मिला और अंत्येष्टि अभियुक्त के द्वारा ही की गई, अभियुक्त के द्वारा अंत्येष्टि करने के बाद जब वो गंभीर अवस्था में था, उस समय उसको गिरफ्तार किया और एक मेमोरेंडम बनाया और उसको कस्टडी में ले लिया गया। पहले कस्टडी बनाई, उसके बाद में मेमोरेंडम कथन ले किए गए। और मेमोरेंडम में जो जब कानून क्या है? मेमोरेंडम कथन कस्टडी में लेने के पहले रिकॉर्ड किया जाता है क्या? आप जो 2 बार बता चुके हैं साथ के बैठ। नहीं, एक्चुअल माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीष्ठान, संविधान पीठ का न्यायाधीष्ठान है देवमन उपाध्याय वाला। जी उसमें कहा है कि पहले मेमोरेंडम रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर कस्टडी में लिया जी, जाएगा। अगर वो दीजिए, जी जजमेंट दीजिए। सर ये आया है। आप पढ़िए ना उसको, कहाँ पे? जी, माननीय न्यायालय मांग रहे थे तो हाँ, एक कॉपी हमें दे दीजिए, जी, एक कॉपी जी। आप पढ़िए। हाँ, पढ़ना है सर ये इसमें मैं कॉपी इसमें थी। नंबर 26 पढ़िए। जी, उसमें स्पष्ट आया है कि अगर क्या आया है, पढ़ेंगे तो आप। नंबर सर मैं वो मिस हो गया शायद, एक कॉपी और थी उसकी। चलिए, जी जी जी, बिल्कुल। सर इसमें ये आया कि गिरफ्तारी के बाद जो भी मतलब लिया जाएगा वो सेक्शन 25 के तहत ही माना जाएगा और उसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं। ये संविधान पीठ का निर्णय है। does not mean formal custody. It include any kind of restriction, restraint or even surveillance by the police. Even if the accused were not for, if the accused were not formally arrested, time and from the accused ought to be deemed or prescribed for being in the custody of the police. We have reference made to the Rajesh and Extremal police. A formal acquisition and formal police custody is essential prerequisite as in our opinion. We need not dilate the position as ये इन्होंने dilate नहीं किया इसको, मतलब उसको custody में होना जरूरी है. We are bound by the law and the ratio laid down by the constitution bench of the state of Devamur, but the law laid down by this court and the decision delivered by bench of August is pending on a subsequent bench of lesser in case of Devamur, that the bar under fixation of whether or not the person is found evidence that at the time of making the confession further for the burden of the person need to appeal. If then offense when the made and confession, the reason is that this person accused person himself. जी, आपके उल्टा जो आप कह रहे हो, कैसे सर? ये तो अब आपको कोचिंग क्लास सुनना चला रहे हैं, नहीं नहीं, कैसे मैं नहीं ये बता नहीं पाए? कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये स्पष्ट आया है formal कि अगर arrest is not required, but arrest the person should be in the custody. Legal sense, the person should be in custody to formulate to form to Obtain a memorandum. obtain the memorandum under section 27 of the criminal procedure evidence act. जी, Custody is compulsory. That may be formal or that may be not be formal way.
ठीक है, That may be चलिए deemed. अगला अगला आर्गुमेंट जी, बताइए। जी, जी। सर इसमें जो मेमोरेंडम के साक्षी हैं वो हितवत साक्षी हैं। एक मृतका का जीजा है, दूसरा मृतका के भाई का ससुर है। उससे क्या फर्क पड़ता है मेमोरेंडम? जी, आप स्वतंत्र मेमोरेंडम साक्षी, का क्या फर्क पड़ जाता है मेमोरेंडम पर? जी, स्वतंत्र साक्षी नहीं है और इन्होंने ही सारी ये पटकथा लिखी है जो इसमें आया है। We want to hear, we want to know that if the memorandum is signed by witnesses who are related to the disease, then how it will have effect on the memorandum, credibility of the memorandum. कोई judgment लाए होंगे ना आपको? माननीय न्यायालय, इसमें जो आर्टिकल जब्त आप हुए जो हैं, पहले सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। जी, Don't try to circumvent when we ask you something. We are asking you that you raised an argument saying that the witnesses to the memorandum are interested witnesses. One is the brother-in-law of the deceased. Then please show us some law that if there are interested witnesses or related witnesses who have witnessed the preparation of memorandum, that will prejudice the memorandum. Let us, ये दोनों स्टीरियोटाइप हैं तो इस हिसाब से वो रिश्तेदार हैं तो हितवत साक्षी। कुछ कानून तो लाए होंगे वकील जी साहब। हाँ, इसमें तो नेचुरल है कि नेचुरल नहीं होता कुछ भी, या तो लॉ कोडिफाइड है, लॉ लेट डाउन है। जी, ठीक है, लॉ के सोर्सेज आपने पढ़े होंगे ना जी, जूरिस्प्रूडेंस जी, में, जी, लॉ के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जी, वो जजमेंट में तो बताइएगा। जी। सर इसमें आर्टिकल जब्त किए